हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हो या फिर आप बीए एलएलबी के स्टूडेंट हो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर फैमिली लॉ रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके इस वीडियो के अंदर डाला गया है। इस वीडियो में टोटल 18 क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो कस्टम एज अ सोर्स ऑफ हिंदू लॉ डिफाइन करना है। क्वेश्चन 1 के आंसर की बात की जाए तो कस्टम एक हिंदू लॉ का पार्ट है जिसको सेंचुरीज से फॉलो किया जा रहा है। मतलब एज अ ट्रेडिशन, एज अ प्रैक्टिसेस, उनको फॉलो किया जा रहा है इन अ सेट ऑफ रूल। कस्टम्स जो है उनको कम्युनिटी द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और उनको सर्टेन कंडीशंस में कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सप्तापदी, मतलब 7 स्टेप्स, 7 फेरों का जो रूल है हिंदू मैरिज के अंदर, वो भी एक कस्टम ही है। अब एसेंशियल्स ऑफ कस्टम्स की बात करते हैं तो कस्टम जो है वो ओल्ड ट्रेडिशनल होने चाहिए, उनको कंटिन्यूस प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। मतलब वो पहले भी प्रैक्टिस में थे और आज भी प्रैक्टिस में है। रीजनेबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, एक्सेप्ट होने चाहिए बाय द कम्युनिटी, और लॉ एंड मोरलिटी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। तो ये थे एसेंशियल्स ऑफ कस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मेन स्कूल्स ऑफ मिताक्षरा इन हिंदू लॉ। मिताक्षरा जो लॉ स्कूल है उसको पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। बंगाल एंड असम के अंदर दयाभागा स्कूल को फॉलो किया जाता है। मिताक्षरा लॉ स्कूल के अंदर क्या है, जो बच्चा होता है उसका बाय बर्थ राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके गार्जियन की प्रॉपर्टी के ऊपर उसका बाय बर्थ राइट होता है। बट दया भागा में ऐसा नहीं है, दया भागा में बाय बर्थ राइट नहीं होता। इसके स्कूल्स की बात की जाए, इसके सब स्कूल्स की बात की जाए, मिताक्षरा लॉ स्कूल के सब स्कूल्स की बात की जाए तो इसके अंदर बनारस स्कूल, मिथाइला स्कूल, बॉम्बे स्कूल, मद्रास स्कूल एंड द्रविड़ा स्कूल इंक्लूडेड है। इसको पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर मेनली 2 स्कूल्स हैं, एक है मिताक्षरा, एक है दया भागा। मिताक्षरा को पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, दया भागा को ओनली असम एंड बंगाल के अंदर फॉलो किया जाता है। मिताक्षरा लॉ स्कूल के अंदर फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर बाय बर्थ राइट होता है, बट दया भागा लॉ स्कूल के अंदर बाय बर्थ राइट नहीं होता। मतलब बच्चे का राइट उसके फादर की प्रॉपर्टी पे बिल्कुल भी नहीं होता। अगर उसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसका राइट उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ सप्तपदी एज अ प्रूफ ऑफ हिंदू लॉ। सप्तपदी मतलब 7 स्टेप्स इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिचुअल इन हिंदू मैरिज। ये जो है इसको कुछ कम्युनिटी के अंदर मैंडेटरी सेरेमनी के तौर पे रखा गया है। मतलब इसके बिना शादी को वो पूरा नहीं मानते। इसमें ब्राइड एंड ग्रूम जो होते हैं वो फायर के अराउंड 7 स्टेप्स मतलब 7 फेरे लेती है। एज अ प्रूफ ऑफ हिंदू लॉ इसकी बात की जाए तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है हिंदू लॉ का, बिकॉज बहुत सी कम्युनिटीज होती है जो मैरिज को कंप्लीट ही नहीं मानती अगर 7 फेरे नहीं होते इन हिंदू लॉ। एंड ये लीगल डिस्प्यूट्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है एज अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ। मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूट है रिगार्डिंग डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, तो उसके अंदर जो है ये बहुत ज्यादा काम आता है। एक वैलिड मैरिज का जो प्रूफ होता है उसके तौर पे ये बहुत ज्यादा काम आता है उसके अंदर। क्वेश्चन 5 की बात की जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिसर्शन एज अ ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनिमस डिस्टेंडी एंड फैक्टम ऑफ स्पेक्ट्रम as to essentials elements to constitute the ground of discussion, explain the law with reference to decided leading cases on the subject। डिसर्शन की बात की जाए तो इसको आर्टिकल 13(1) के अंदर डिफाइन किया गया है इन द हिंदू मैरिज एक्ट। इसका मतलब होता है अगर कोई स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई भी इनमें से अगर एक दूसरे को छोड़ के जाती है, मतलब अगर कोई भी स्पाउस एक स्पाउस को छोड़ के जाता है विदाउट एनी वैलिड रीजन, वो भी इस इंटेंशन से कि उसको मैरिज को परमानेंटली एंड करना है, तो वो होता है आपका डिसर्शन। इसके की एलिमेंट्स की बात की जाए मतलब एनएमएस की, एनएमएस डिसेंडिंग का मतलब होता है द स्पाउस मस्ट हैव अ क्लियर एंड परमानेंट इंटेंशन टू लीव द मैरिज। मतलब जो स्पाउस है उसको मैरिज छोड़नी है, उसका इंटेंशन ही यही है क्लियरली, और ये टेम्परेरी और एक्सीडेंटल नहीं हो सकता है, ये परमानेंट होता है। फैक्टम ऑफ सेपरेशन की बात की जाए, द स्पाउस मस्ट लिव अ पार्ट नॉट एज हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब जो स्पाउस है
उसने मेंटली फिजिकली ये मान लिया है कि जो उसके साथ का जो उसका पार्टनर है वो उसका हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, मतलब वो बिल्कुल सेपरेट हो गई है मेंटली एंड फिजिकली एक दूसरे से। इसके लीडिंग केसेस की बात की जाए तो बिपिन चंद्रा जयसिंह भाई साहब वर्सेस प्रभावती 1957 का केस है। सेकंड केस की बात की जाए सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे 2002 का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। वॉइड मैरिज कौन कौन सी होती है? अगर कोई भी स्पाउस हस्बैंड और वाइफ बाइगैमी करते हैं तो वो वॉइड होती है। बाइगैमी का मतलब है कि अगर वो पहले से शादीशुदा है लेकिन दोबारा शादी करती है तो उस शादी की कुछ वैल्यू नहीं होगी, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होगी। सेकंड है प्रोहिबिट डिग्रीज। प्रोहिबिट डिग्रीज का मतलब है अगर कोई भी अपने क्लोज रिलेशन लाइक ब्लड रिलेशन, हाफ ब्लड, फुल ब्लड के अंदर शादी करता है तो वो होती है प्रोहिबिट डिग्रीज, जैसे कि अंकल आंट, ब्रदर सिस्टर। तो ये हिंदू मैरिज के अंदर अलाउड नहीं है। सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई शादी करता है तो उस शादी की भी कुछ वैल्यू नहीं होगी स्टार्टिंग से ही, बिकॉज हिंदू मैरिज सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर शादी करना अलाउ नहीं करती है। सपिंडा रिलेशनशिप होते हैं जिसके अंदर बॉय की 5 जनरेशन काउंट की जाती है, गर्ल की 3 जनरेशन काउंट की जाती है। एग्जाम्पल के लिए बॉय, उसके फादर के फादर, ऐसे 5 जनरेशन, ऐसे ही सेम गर्ल की जनरेशन काउंट की जाएगी। अगर दोनों के एंसेस्ट्रल सेम आते हैं तो उनकी शादी नहीं की जा सकती, बट एक कंडीशन में की जा सकती है, अगर उनके वहां पर ऐसा कोई रीति रिवाज है, ऐसा कोई ट्रेडिशन है, ऐसा कोई कस्टम है जिसके अंदर ये शादी की जाती है सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर, तो वो शादी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, इज हिंदू मैरिज अ सेक्रीमेंट और ओनली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट? डिस्कस विद केस लॉस। मतलब जो हिंदू मैरिज है वो सेक्रीमेंट है या फिर वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है? हिंदू मैरिज जो है वो सेक्रामेंट भी है एंड उसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी देखा जाता है। हिंदू मैरिज जो होती है उसके अंदर रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है, ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, उनके रिचुअल्स होते हैं। हिंदू मैरिज जो होती है उनको रिलीजियस ड्यूटी की तरह फुलफिल किया जाता है। उनके अंदर इसके अंदर स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है, रिचुअल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सप्तापदी 7 स्टेप्स जो मैंने आपको बताया था अभी, तो इसको एज अ सेक्रामेंट देखा गया है। हिंदू मैरिज जो है उसको एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी देखा गया है। इसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर डिफाइन किया गया है जो ट्रीट करता है हिंदू मैरिज को एज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। हिंदू मैरिज जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है। इसके अंदर जो है एक लीगल एज सेट की गई है, मतलब बॉय की एज 21 एंड गर्ल की 18 होनी चाहिए शादी के लिए, और ये डिवोर्स को भी अलाउ करता है। बोथ पार्टीज की इसके अंदर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, इसीलिए इसको एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी देखा गया है। इसके केस लॉज की बात की जाए तो रघुनाथ वर्सेस रुक्मणी 1885, बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए एक्सप्लेन द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड इट्स डिफेंसेस। कॉन्जुगल राइट्स जो है वो एक लीगल रेमेडी है जिसको सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। इसमें अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को छोड़ के चला जाता है विदाउट एनी वैलिड रीजन तो वो इंसान कोर्ट के पास जा सकता है एंड उसके बाद कोर्ट फर्स्टली चेक करेगी कि इसके जाने में कोई वैलिड रीजन था या नहीं था। अगर वैलिड रीजन नहीं होता तो कोर्ट के ऑर्डर पर उसके पार्टनर को वापस आकर उसके साथ रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं उनका जन्म वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के दौरान होता है। मतलब अगर किसी भी बच्चे का जन्म वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के दौरान हो रहा है तो उसका राइट सिर्फ और सिर्फ उसके फादर की, उसकी मदर की प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। उसका राइट उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होगा। उसकी फैमिली में जो भी मेंबर है ज्वाइंट फैमिली में उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होगा, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होगा। उनका राइट ओनली उनके फादर एंड मदर की प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। सोसाइटी के अंदर उनको सेम राइट्स मिलेंगे एज अ इलेजिटिमेट चाइल्ड, बट बस डिफरेंस बस इतना है कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनके फादर एंड मदर की प्रॉपर्टी मिल सकती है, उनका उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर राइट नहीं होता। क्वेश्चन 10 की बात की जाए डिफाइन द वैलिडिटी एंड रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द अडॉप्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड बाय 20 ईयर अनमैरिड मेल एंड विडो। तो इसका आंसर है कि एक 20 ईयर का जो मेल है वो किसी भी लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता, किसी भी गर्ल को अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर एक मैन को एक गर्ल को अडॉप्ट करना है तो उनकी एज में 21 ईयर्स का डिफरेंस होना कंपलसरी है, जरूरी है, मैंडेटरी है। मतलब अगर उसको किसी भी लड़की को अडॉप्ट करना है तो उसकी एज उस लड़की से 21 साल ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा वुमन के केस में नहीं है। एक विडो वुमन जो है वो एक लड़की को अडॉप्ट कर सकती है
विदाउट एनी एज डिफरेंस। क्वेश्चन 12 की बात की जाए, कैन अ विडो डॉटर इन लॉ क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ? डिस्कस। यस, अंडर आर्टिकल 19 एक विडो के पास राइट होता है कि वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सके, बट इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है। अगर वो लेडी खुद को सपोर्ट नहीं कर सकती, उसके पास कोई अदर सपोर्ट नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, फाइनेंशियली बिल्कुल वीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्लेम कर सकती है। बट अगर उसके फादर इन लॉ देने में सक्षम है उसको मेंटेनेंस, तो ही वो क्लेम कर सकती है। मतलब अगर उसके फादर इन लॉ की जो है फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसको मेंटेनेंस देने की, तो वो क्लेम कर सकती है। अगर वो रीमैरिज कर लेती है तो उसके फादर इन लॉ की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उसको मेंटेनेंस देने की, वहीं पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हो जाती है। इसका एक केस लॉ है गुरुदेव कौर वर्सेस स्वरण सिंह 1995। जितनी भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनके आंसर विद केस लॉज विद कंक्लूजन पीडीएफ के अंदर मेंशन है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है उसके लिए। क्वेश्चन 13 की बात की जाए, व्हेन कैन अ हिंदू वाइफ लिव सेपरेटली एंड येट डिमांड मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956? ऑफ कोर्स एक जो हिंदू वाइफ होती है वो सेपरेट रहते हुए जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर द सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। बट इसके अंदर कुछ कंडीशंस है। अगर यहाँ पर डिसर्शन है, मतलब उसका हस्बैंड उसको बिना बताए उसको छोड़ के चला गया है अगेंस्ट हर विल, तो वो क्लेम कर सकती है। अगर उसका हस्बैंड क्रुएल्टी करता है उसके साथ, उसको मारता है, वो अनसेफ फील करती है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो उसको छोड़ के जा सकती है। अडल्ट्री करता है अगर उसका हस्बैंड, या फिर वो किसी अनदर वुमन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो वो सेपरेटली रह सकती है। अगर उसका हस्बैंड रीमैरिज करता है तो वो सेपरेटली रह सकती है। या फिर कन्वर्जन, अगर उसका हस्बैंड अपना रिलीजन चेंज कर देता है तो वो सेपरेटली रह सकती है एंड मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और भी बहुत से रीजंस हैं, आपको पीडीएफ के अंदर सब कुछ मिल जाएगा डीप एक्सप्लेनेशंस के साथ। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट केस लो है भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी 1975 का। सेकंड केस लो है चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई 2008 का। क्वेश्चन 14 की बात की जाए, व्हाट इज मेंटेनेंस? मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो एक इंसान लेता है जब वो खुद को मेंटेन करने में सक्षम नहीं होता। अगर एक इंसान है, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसके पास फूड नहीं है, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है, शेल्टर नहीं है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है वो, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपनी फैमिली रिलेशन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो नहीं कर सकता, सक्षम नहीं है, या फिर वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को हैंडल नहीं कर सकता, तो वो क्लेम कर सकता है। एक वाइफ क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, एक बच्चा क्लेम कर सकता है, चिल्ड्रन, एजिड जो पेरेंट्स होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस, डिपेंडेंस क्लेम कर सकते हैं। मतलब वो रिलेटिव जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, अनस्टेबल है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन 15 की बात की जाए, हु आर द क्लास 1 हायर्स? क्लास 1 के जो हायर्स होते हैं वो कौन होते हैं अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, एंड वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कैसे कर सकते हैं? जो क्लास 1 हायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर मदर, डॉटर, चिल्ड्रन, विडो एक्सेट्रा। अब वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कैसे करेंगी? वो प्रॉपर्टी को इक्वल शेयर में डिवाइड करेंगे। अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है, जो विडो हो गई है, उसका जो सन है, उसकी जो डॉटर है, वो उसकी प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड कर लेंगी। मतलब वो जो प्रॉपर्टी है वो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। बाकी अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप पीडीएफ जरूर चेक कर लेना, बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16 की बात की जाए, व्हाट आर जर्नल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सक्सेशन अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956? डिस्कस। अब इसके जर्नल प्रोविजंस की बात की जाए तो इसके की प्रोविजंस है, फर्स्ट है इंटी स्टेट सक्सेशन। मतलब अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द एक्ट। एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकंड की बात की जाए सिमुलेटेनियस डेथ, इसको सेक्शन 21 के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर दो इंसानों की एक साथ डेथ होती है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की सेम टाइम पे डेथ हुई, तो इसके अंदर ये माना जाएगा कि जिसकी एज कम है उसकी डेथ लेट हुई है, मतलब उसने ज़्यादा सर्वाइव किया है अगर उन दोनों की डेथ सेम टाइम पे हो जाती है। थर्ड, मतलब ऑर्डर ऑफ सक्सेशन की बात की जाए तो इसको सेक्शन 8 के अंदर डिफाइन किया गया है ऑफ द एक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि, और ये हिंदू मेल्स के लिए है,
इसके अंदर क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है वो डेथ के बाद क्लास 1 हायर्स को मिलती है, एग्जांपल के लिए वाइफ, चिल्ड्रन, मदर। बट अगर कोई भी क्लास 1 हायर अलाइव नहीं है उस टाइम पे, तो प्रॉपर्टी क्लास 2 के पास ट्रांसफर हो जाती है। मतलब अब वो प्रॉपर्टी जो है क्लास 2 के लोगों को मिलेगी, मतलब रिलेटिव्स को मिलेगी, एग्जाम्पल के लिए सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ईटीसी। क्वेश्चन 17 की बात की जाए, सपिंडा रिलेशनशिप, इसको मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ही था। बॉय की 5 जनरेशन देखी जाती है ऊपर से, गर्ल की 3 जनरेशन देखी जाती है। अगर उनके एंसेस्ट्रल सेम होती है तो वो शादी नहीं कर सकते। इसको एक्सप्लेन किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 के अंदर, क्लोज 5 के अंदर। वहां पर क्लियरली मेंशन है कि जो सपिंडा रिलेशनशिप है उसके अंदर जो भी शादी होती है वो वॉइड शादी होती है। वॉइड मैरिज होती है, स्टार्टिंग से उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बट अगर कस्टम्स के अंदर इंक्लूड है सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर शादी करना, तो वो वैलिड होती है। लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन की, इसके अंदर एक स्पाउस ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जो इनटॉलरेटेबल होती है। वो फोर्स करता है अपने पार्टनर को घर छोड़ के जाने के लिए, और ये एक लीगल ग्राउंड है डिवोर्स का। इसके अंदर फिजिकल अबेंड प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन देखी जाती है। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आंसर के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलती है एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।